बच्चों नमस्ते। मैं संतोष कुमार शर्मा यूट्यूब के इस एजुकेशनल चैनल रीड हिंदी पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से कक्षा 10 तक हिंदी विषय की सभी पाठ्य सामग्री मिल जाएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पहले पाठ को, जिसका नाम होगा माँ कह एक कहानी। यह कविता हमें सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। यह कविता माता यशोधरा व उनके पुत्र राहुल के बीच संवाद से होकर गुजरती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बच्चों, अब हम इस कविता के भाव को समझेंगे, अर्थ को समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो अर्थ को लिखने के लिए आपको कापी और पेन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप लोग कापी और पेन लेकर बैठ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माँ कह एक कहानी। कौन कहता है? राहुल कहता है अपनी माँ से, ठीक है ना। राहुल कौन है? यशोधरा का पुत्र है। यशोधरा जो है वह सिद्धार्थ की पत्नी है। वही सिद्धार्थ जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए, ठीक है ना। तो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माता क्या कहती है? बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? माँ मजाक में कहती है, क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ रहे हो जो मैं हर समय तुम्हें कहानी सुनाऊं? ठीक है। तो फिर बेटा कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी। चेटी का मतलब होता है सेविका। क्या बच्चों? सेविका होता है, ठीक है ना, सेविका या फिर दासी। सेविका को हम लोग क्या कहते हैं? दासी कह देते हैं। कहती है मुझसे यह दासी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ, कह लेटी ही लेटी। बच्चा जिद करता है और माँ से कहता है कि लेटे ही लेटे कहानी सुना दो ना माँ। राजा था या रानी? राजा था या रानी? माँ कहे एक कहानी। बच्चा उत्सुकता से पूछता है, कहानी में राजा था या रानी? जल्दी बताओ ना माँ। माँ कहानी सुनाओ, ठीक है। आगे देखिए। तू है हट्ठी मान धन मेरे। तू है हट्ठी मान धन मेरे। हट्ठी मतलब होता है जिद्दी, और मान धन का मतलब होता है प्यारा बच्चा, ठीक है ना। क्या होता है? प्यारा बच्चा। तू है हट्ठी मान धन मेरे। माँ कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो मेरे प्यारे बच्चे। सुन, अब सुनो। माता कहानी कहना शुरू करती हैं। उपवन में बड़े सवेरे, बागीचे में सुबह सुबह तात भ्रमण करते थे रे। तात का मतलब होता है कि तुम्हारे पिताजी। तात का मतलब पिताजी, यानी कि बाप। समझ गए बाबू? तात भ्रमण करते थे रे। एक दिन सुबह सुबह तुम्हारे पिताजी बगीचे में घूमने गए, ठीक है। आगे देखिए। जहां सुर भी मनमानी। जहां सुर भी मनमानी। जहां सुर भी मनमानी, ठीक है ना। जहां सुर भी मनमानी। सुरभि का अर्थ होता है खुशबू, और खुशबू किससे आती है? फूलों से आती है। तो वहां फूलों की खुशबू हर ओर फैली हुई थी। फैलेगी क्यों नहीं? क्योंकि वह फूलों का बागीचा था।
बच्चा पूछता है, जहाँ खुशबू फैली थी? माँ कहती है, हाँ हाँ वही कहानी। ठीक है ना। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण के फूल का मतलब होता है अलग अलग के, अलग अलग रंगों के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग खुशबू के। ठीक है ना। बगीचे में क्या थे? फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे और उस पर ओस की बूंद पड़ी थी जो चमक रही थी। ठीक है ना। हल्का झोंके हिले मिले थे, हल्का झोंके हिले मिले थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे फूल हिल रहे थे। ठीक है ना। लहरा था पानी, लहरा था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। पास का पानी भी उस हवा से लहरें ले रहा था, हिलोरा मार रहा था। बच्चा फिर पूछता है, हाँ हाँ यही कहानी। माँ हाँ कहकर कहानी को आगे बढ़ाती थी, आगे बढ़ाती है। ठीक है। गाते थे खग कल कल स्वर से, पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे। खग मतलब क्या होता है? पक्षी। गाते थे खग कल कल स्वर से। कल कल स्वर, कल कल का मतलब होता है मधुर आवाज में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से। सहसा मतलब होता है अचानक। ठीक है ना। अचानक ऊपर से एक हंस उड़ता हुआ आया, गिरा बिद्ध होकर खरसर से। ठीक है ना। गिरा बिद्ध होकर, यानी कि वह हंस किसी शिकारी के तीर से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। उस पक्षी को चोट लग गई, उसे नुकसान हुआ। बच्चा कहता है, ओह करुणा भरी कहानी, यह तो दुखद कहानी है। ठीक है। चौक उन्होंने उसे उठाया। किसने उठाया? बच्चे के पिता ने, तात ने। ठीक है ना। उसे उठाया। बच्चे के पिता कौन है? सिद्धार्थ। ठीक है ना। बच्चे के पिता ने चौंक कर उस घायल हंस को उठाया। नया जन्म सा उसने पाया। ऐसा लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। उस हंस को उठाने से ऐसा लगा हंस को कि हंस ऐसा समझने लगा कि मुझे नया जीवन मिल गया। इतने में आखेटक आया। तभी वह शिकारी वहां पहुंच गया। ठीक है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी। शिकारी को गर्व था कि उसने अपना निशाना सही लगाया। ठीक है ना। लक्ष्य सिद्धि का मानी, शिकारी को गर्व था कि उसने अपना निशाना सही लगाया। यह कहानी कभी कोमल तो कभी कठोर लग रही है, कोमल कठिन कहानी। आगे देखिए। मांगा उसने आहत पक्षी। किसने मांगा? उस शिकारी ने मांगा। किससे? सिद्धार्थ थे। तेरे तात किंतु थे रक्षी। अब तुम्हारे पिताजी, लेकिन तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी। ठीक है ना। इसलिए उन्होंने शिकारी को देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। वह शिकारी जो पक्षियों को मारता था जिद करने लगा। हठ करने की ठानी, जिद कर लिया कि पक्षी उसे ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने उसको अपने तीर से मारा है। उसने जिद कर ली। माँ कहती है, अब बढ़ चली कहानी। अब मैं कहानी को आगे सुनाती हूँ। ठीक है। हुआ विवाद,
सदय निर्दय में, हुआ विवाद सदय निर्दय में। सदय का मतलब होता है दयालु, ठीक है ना, और निर्दयी का मतलब होता है, निर्दयी का मतलब होता है जैसे कि जिसको दया न आए, जिसके हृदय में दया न हो किसी के प्रति, करुणा न हो किसी के प्रति, उसको निर्दयी कहते हैं, ठीक है ना। असदय का अर्थ होता है दयालु। तो दयालु तात और निर्दयी शिकारी के बीच झगड़ा हो गया। उभय आग्रही थे स्व विषय में, ठीक है ना, दोनों ही अपने पक्ष पर अड़े हुए थे। तुम्हारे तात कह रहे थे, तुम्हारे पिता कह रहे थे हम नहीं देंगे, और शिकारी कह रहा था हमको चाहिए। गई बात तब न्यायालय में, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि यह बात राजा के दरबार में चली गई कि अब राजा के दरबार में चला जाए, वहीं न्याय होगा। अब दोनों लोग राजा के सामने प्रस्तुत हुए, ठीक है ना। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलिए। अब दोनों जब राजा के सामने दोनों पक्ष हाजिर हुआ, तो राजा ने क्या किया, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। मामला अंत में न्यायालय राजा के दरबार तक पहुंचा, ठीक है ना। व्यापक हुई कहानी, सुनी सभी ने जानी, सबने पूरी बात सुनी और समझी, सबने सुन लिया। माँ कहती है व्यापक हुई कहानी और यह बात चारों तरफ फैल गई, ठीक है ना। व्यापक मतलब होता है बड़ा रूप ले लेना, ठीक है ना। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। माँ अपने बेटे राहुल से कहती है अब तुम बताओ, न्याय किसका साथ देगा। कह दे निर्भय जय हो जिसका। तुम एकदम निर्भय होकर बताओ कि न्याय तुम होते तो क्या न्याय करते, किसके तरफ से न्याय करते, किसका तुम साथ देते, शिकारी का या फिर अपने पिता का। सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। सुन लूं तेरी बानी, माँ कहती है कि मैं तुम्हारा विचार तो जान लूं। तो बेटा कहता है, राहुल कहता है मेरी क्या बानी, कहता है कि मैं क्या कहूँ, मैं तो सुन रहा कहानी, मैं तो अभी कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। माँ मैं अभी क्या करूं, मैं तो कहानी सुन रहा था। अगर कोई निर्दोष को कष्ट देता है, कोई निरपराध को मारे यानी कोई निर्दोष को कष्ट देता है, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। तो दूसरों को उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या कोई रक्षक अत्याचारी का साथ देगा, रक्षक पर भक्षक को वारे। क्या कोई रक्षक भक्षक का साथ देगा, अत्याचारी का साथ देगा। भक्षक मतलब अत्याचारी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि आप हमेशा रक्षक का साथ देंगे, ठीक है ना। किसी अत्याचारी का साथ नहीं देना है। जो दुष्टता करता है, क्रूरता करता है, निर्दयी है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। जो रक्षक होता है हमेशा उसी का साथ देना चाहिए। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। न्याय हमेशा दवा और सच्चाई का साथ देता है।
न्याय हमेशा दया और सच्चाई का साथ देता है। तूने गुनी कहानी। हाँ, न्याय दया का साथ देता है और तुम बहुत समझदारी से कहानी को समझे। ठीक है ना। तो आपने कविता को पढ़ लिया, उसका अर्थ भी समझ लिया। अब जरा बताइए कि इस कविता को पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या संदेश मिला? बताइए जरा। कि संदेश यह मिलता है कि हमेशा सही का साथ देना चाहिए, जो सही है उसी का साथ देना चाहिए, और निर्दोष की रक्षा करनी चाहिए। जो निर्दोष है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, उसका हमेशा साथ देना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाना चाहिए। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप, ठीक है ना, उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसका विरोध करेंगे। ठीक है ना। चलिए, अब हम आपको इस कविता को लिखने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी से आपका परिचय करवाता हूँ। तो चलिए, कवि से परिचय हो जाए। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। ठीक है ना। जो एक कविता है, वह वह किस काव्य कृति से लिया गया है? तो यशोधरा नाम के काव्य कृति से लिया गया है। ठीक है। यह माँ यशोधरा और राहुल के बीच, यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव, झांसी, जो उत्तर प्रदेश में ही है, अपने ही प्रदेश में है, 15-16 वर्ष 15-16 वर्ष की आयु में ही कविता करने लगे थे। जब यह मैथिली शरण गुप्त जी 15 से 16 साल के ही थे, तभी इन्होंने कविताओं को लिखना प्रारंभ कर दिया। देखिए, प्रारंभ में ब्रज भाषा में और हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। ब्रज भाषा एक प्रकार की बोली है। ठीक है ना। जो ब्रजवासी बोलते हैं, जो मथुरावासी बोलते हैं। ठीक है ना। तो पहले तो ब्रज भाषा में उन्होंने कविताएं लिखी, और फिर उन्होंने हिंदी भाषा में भी कविताएं लिखना चालू कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन जब देश था, तो उस समय देश प्रेम की भावनाओं को जगाने के लिए उन्होंने कविताओं को लिखना प्रारंभ कर दिया कि लोग उस कविता को पढ़ेंगे और देश प्रेम की भावना उनके अंदर जगेगी। राष्ट्र कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है, और इनको राष्ट्र कवि के रूप में इनको उपाधि मिल गई। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा उनकी तो काव्य कृति है, ये सब तो आपको पता ही है। तो ये रहा बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न उत्तर पे। ठीक है ना। तो आप लोगों ने अर्थ को समझ लिया, कवि से परिचय भी हो गया। अब इसी ही क्लास में पूरे चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना। ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है तो क्या हुआ, पढ़ना तो है ही है।
तो क्लास में बने रहिए और पढ़िए, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही उत्तर कौन सा है? उसके सामने स्टार बनाना है, ठीक है ना। उसके सामने क्या बनाना है? स्टार बनाना है। तो बताइए जरा। देखिए प्रश्न पहला है, पहला प्रश्न देखिए, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है ना। इनमें से एक क्वेश्चन जो है एक आंसर सही है, ठीक है ना। आपको बस पढ़ के समझ के आपको उसका उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं बारी बारी से। राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, क्या जो माँ अपने बेटे को कहानी सुना रही है तो क्या उसका मनोरंजन कर रही है, या फिर उसमें सही और गलत की समझ विकसित कर रही है, या फिर उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए कर रही है, या फिर उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में जानकारी देने के लिए कर रही है। तो सबसे सही उत्तर क्या हो सकता है? सबसे सही उत्तर हो सकता है कि उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, ठीक है ना। तो इस दूसरे नंबर में आप लोग बना लीजिए, क्या बनाएंगे? स्टार, ठीक है ना बाबू। तो आपका ये दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किसके लिए किया गया है? चार ऑप्शन है, निर्दोष पक्षी के प्रति आखेटक की क्रूरता दिखाने के लिए किया गया है, या फिर पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, या फिर करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए किया गया है, या फिर मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए दिया गया है। किसी की क्रूरता को दिखाने के लिए तो किया नहीं गया है, अतः ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो गलत हो जा ये तो क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। पिता की वीरता और साहस पर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। करुणा और हिंसा के बीच के संघर्ष को दिखाने के लिए, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, मगर थोड़ा नीचे देखा जाए, मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए, नहीं। हमारा तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग स्टार बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कविता के अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ में आने लगता है? जैसे जैसे राहुल कविता को सुनते जाता है, कहानी को सुनते जाता है, तो अंत में उसको क्या समझ में आ जाता आता है? जैसे आप लोगों ने भी कविता को पढ़ा, उसके अर्थ को समझा, अंत में आपको क्या समझ में आया, उसी को बताना है। तो चलिए बताइए। न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, क्या ये सही है? या फिर निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, या फिर आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, या फिर जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए? बताइए। मेरा मानना है कि न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, ठीक है। यही ऑप्शन सही लग रहा है। बाकी पढ़ लेते हैं। निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, हाँ थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। आखेटकों का सदैव विरोध करना चाहिए, क्या ये सही है? गलत है भाई। जानवरों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए, तीनों बातें तो सही लग रही हैं, मगर सबसे ज़्यादा सही
क्या है, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो हमको सबसे सही आंसर ट्रिक करना था, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न। देखिए बाबू, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा करना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। जैसे यहाँ पर आपको चारों उत्तर सही लग रहे थे ना, ये चारों उत्तर सही लग रहे थे, ये चारों उत्तर सही लग रहे थे। मगर हमने कौन सा उत्तर चूज किया, पहला। तो वैसे ही कई बच्चों का अलग अलग उत्तर होगा, तो आपको उनसे पूछना है कि बाबू या फिर भैया, ठीक है ना, ये बताइए कि आपने यह उत्तर ही क्यों चुना। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब देखिए, मिलकर करें मिलान। आइए अब हम और आप मिलकर करते हैं मिलान। इस पाठ में अपने इस पाठ में आपने माँ और पुत्र के बीच की बातचीत को एक कविता के रूप में पढ़ा है। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की एक कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन है? अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें पहचानकर सुमेलित कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर पात्र का नाम दिया है, ठीक है ना। पात्र कौन है? बेटा है, माँ है और पिता है, ठीक है ना। और उनके लिए कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है ना। उनके लिए क्या दिए गए हैं? कुछ शब्द दिए गए हैं। अब कौन सा शब्द किसका है, उसी से मिलान करना है, ठीक है ना। तो पहला देखिए, बेटा। बेटा को किससे मिलाएंगे? तो बेटा कौन है? सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र है, ठीक है ना, यानी पहले का 3 हो जाएगा। दूसरा, माँ कौन है? माँ यशोधरा एक राजकुमारी जो कि सिद्धार्थ की पत्नी है, ठीक है ना। माँ को मिलाएंगे पहले से, 2 का पहला हो जाएगा। अब रह गया तीसरा, तात। तो तात कौन है? तीसरे का दूसरा हो जाएगा। सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है ना। अब आइए कुछ पंक्तियों पर चर्चा किया जाए। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ना है और इन पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा करना है या फिर लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। और आप क्या अर्थ निकालते हैं, उस अर्थ को अपने दोस्तों से, अपने सहपाठियों से बताना है, ठीक है ना। कविता को एक बार फिर से पढ़ना है और पता लगाकर लिखना है। आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? आपने जो कविता पढ़ी, आपकी पाठ्य पुस्तक में माँ कह एक कहानी जो कविता है, उसमें कौन सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी? यह आपके लिए है। जो लाइन आपको सबसे अच्छी लगी उसको लिख लेना है और यह भी बताना है कि आपने उस लाइन को ही क्यों चुना।
ठीक है ना। आप उसे सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं, उसका वजह बताना है। ठीक है। खो कह रहा है, खो देखिए। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ। आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क इसलिए हुआ क्योंकि बच्चे के पिता चाहते थे हंस को बचाना, कि मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसलिए यह हंस मेरा है। और जो शिकारी था वह कह रहा था कि मैंने इसको मारा है, मैंने अपने तीर से मारा है, इसलिए यह हंस मेरा है। इसलिए दोनों में विवाद हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए। माँ ने पुत्र राहुल से माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका क्यों कहा। माँ ने राहुल से ही क्यों कहा कि तू निर्णय करके बताओ कि किसके साथ न्याय होना चाहिए। क्यों कहा। इसलिए कहा कि वह देखना चाहती थी कि क्या मेरा बच्चा उस काबिल है, न्याय करने के काबिल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। न्याय कैसे होता है, कैसे न्याय करना है आपको, तो सबसे पहले सही निर्णय लेना पड़ेगा ना। तो यानी कि न्याय हो जाएगा, और जो न्याय करता है उसके साथ वह उसके अंदर करुणा होनी चाहिए। ठीक है ना। न्याय और करुणा मिलते हैं तभी सही निर्णय हो पाएगा। ठीक है ना। तो वह अपने बच्चे की क्षमता को, निर्णय लेने की क्षमता को परखना चाहते थे, इसलिए राहुल से ही प्रश्न किया। घ देखिए। घ यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते। आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था। आप यदि राहुल के पिता के जगह पर अगर आप होते तो आप न्याय कैसे करते, बताइए जरा। अंगद देखिए। कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या क्या पता चलता है। कविता पढ़कर आपके मन में माँ बेटे के बारे में जो चित्र बनता है, जो भाव आते हैं या जो बातें पता चलती हैं, उन्हें भी आपको लिखना है। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए। इस कविता में एक माँ और उसके पुत्र का संवाद दिया गया है, लेकिन कौन सा कथन किसने कहा है यह नहीं बताया गया है। आप कविता में दिए गए संवादों को पहचानिए कि कौन सा कथन किसने कहा और उसे दिए गए उचित स्थान पर लिखिए। उदाहरण के लिए माँ और पुत्र, एक एक कथन दिया गया है। ठीक है ना। आपको अपने मन से उसको लिखना है, कविता को पढ़ पढ़ के। ठीक है ना। यहाँ देखिए। माँ कह एक कहानी, कौन बोला, बेटा बोला। ठीक है ना। किसको बोला, अपनी माँ से बोला। अब माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। हाँ, मजाक में ही बोला। तो अब यहाँ पे माँ अब यहाँ पे माँ का कथन हो जाएगा, उसके बाद तात का कथन हो जाएगा, शिकारी का कथन हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, बेटे का कथन हो जाएगा। इस प्रकार के कथन आप लोगों को लिख लेना है कविता में से देखकर। अब आइए,
इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता से चुनकर लिखना है। प्रकृति से जुड़े शब्द लिखना है। जैसे प्रकृति से जुड़े शब्द हो गए उपवन, दिया हुआ है उपवन। अब हम इसमें क्या भरेंगे, इसमें भर देते हैं, क्या आना चाहिए, फूल। क्या आना चाहिए बाबू, फूल भर दीजिए। और खुशबू भर दीजिए, खुशबू को क्या कहेंगे, सुरभि, सुरभि हो जाएगा। इसमें हिम बिंदु भर दीजिए, कविता में जो आया है वही भरेंगे, हिम बिंदु, ठीक है। यहाँ पर झोंके या फिर हवा भर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पानी भर देंगे, हाँ बोलिए। यहाँ पर पक्षी भर देंगे, पक्षी के लिए कौन सा शब्द आया है, खग। ये हो गए, यानी प्रकृति से जुड़ा नेचुरल शब्द ही भरना है, ठीक है। हो गए, लिख लीजिए, आगे बढ़ा जाए। यहाँ देखिए बच्चों, नीचे स्तंभ एक और स्तंभ दो में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलाना है, यानी कि मिलाना है, स्तंभ एक से मिलाना है स्तंभ दो को, ठीक है ना, मिलान करना है। जिसका जो सही होगा उसको हम लोग मिला लेंगे, ठीक है ना। चलिए पेज को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे पेज को कि पूरा दिख जाए। तो बच्चों चलिए मिलाते हैं, पहले को जरा मिलाइए। कहती है मुझसे यह चेटी, पहले का किससे हो जाएगा, पहले का हो जाएगा सातवें से, सातवें से। यह सेविका मुझसे यह कहती है। दूसरा देखिए, तू है हट्ठी मान धन मेरे, दूसरा नंबर, दूसरा किससे मिलेगा बताइए, दूसरे को मिलाते हैं नौवें से, दिखेगा मैच कर रहा है क्या। तू है हट्ठी मान धन मेरे, हे मेरे पुत्र तू बहुत हट करता है, ठीक है ना। देखिए स्तंभ वन में कविता का कुछ लाइन दिया गया है और स्तंभ टू में उसका अर्थ दिया गया है, ठीक है ना। आपको समझ के मिलान करना है। तीसरा देखिए, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, तीसरा नंबर, तीसरे का किसके साथ जाएगा, पांचवे के साथ, ठीक है। हिम कण ओस की बूंदें झिलमिला रही थी। चौथा देखिए, गिरा बिद्ध होकर खरसर से, चौथे का आठवां नंबर, चौथे का आठवां, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया, ठीक है ना, कौन, हंस। पांचवा देखिए, हुआ विवाद सदय निर्दय में, हुआ विवाद सदय निर्दय में, पांचवा किसके साथ जाएगा, पांचवा जाएगा तीसरे के साथ। दयालु और निर्दयी व्यक्ति में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। छठा कहाँ जाएगा, कह दे निर्भय जय हो जिसका, छठा, कह दे निर्भय जय हो जिसका, छठा जाएगा दूसरे के साथ। दूसरा, तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए, तूने गुनी कहानी, सातवां नंबर, सात का किसके साथ, सात का जाएगा छ के साथ। तूने गुनी कहानी, तूने कहानी को समझ लिया है। आठवां का किसके साथ, आठवां जाएगा पहले के साथ। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। नौवां देखिए, तब उसने जो था खग भच्छी हट करने की ठानी, नौवां का हो जाएगा दसवां, नौवें का दसवां, दसवां का क्या बच रहा है, चौथा, चौथा, न्याय में दया सम्मिलित होती है, न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पछ लेता है।
तो ये हम लोगों ने कर लिया मिलान। अब हम लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। अगर क्लास लंबी हो रही है तो आप लोग क्लास को रोक के अपना काम कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लास तो चैनल पे रहेगी ही रहेगी, और अगर फ्री हो तो फिर आगे प्रश्न को हल करते हैं। चलिए, बस कुछ समय की और क्लास है। बहुत प्रश्न उत्तर तो जरूरी है ना, परीक्षा में आपसे यही पूछा जाएगा, तो जानकारी रहेगा तभी ना आप लोग जवाब दे पाएंगे। बोलिए, इसलिए क्लास में बने रहिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बाबू बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, ठीक है ना। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों की तरह इस पूरी कविता में अनेक स्थानों पर कुछ पंक्तियां दो बार आई हैं। इस कारण कविता में पाठक को माँ बेटे की बातचीत और अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। इससे कविता में भी सौंदर्य में वृद्धि आई है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। ऐसी विशेषता कि एक ही लाइन को दो बार लिखा गया है, ठीक है ना। कविता में माँ बेटे का संवाद दिया गया है, जिसे संवादात्मक शैली कहेंगे, ठीक है ना। जब एक दूसरे से बातचीत होती है तो बातचीत करने का मतलब संवाद हो रहा है, तो एक प्रकार की शैली होती है, ठीक है ना। तो उस शैली को हम लोग संवादात्मक शैली कहते हैं। अलग अलग बिंदु पर बात हुई है, ठीक है ना। जैसे कविता में हंस पे बात हुआ है, बगीचे की बात हुआ है, फूल की बात हुआ है, खुशबू की बात हुई है, पंछी की बात हुई है, हवा के झोंकों की बात हुई है, ठीक है ना। और हिम के कणों की बात हुई है जो चमक रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों का जहाँ पे वर्णन होगा वहाँ पे वर्णात्मक शैली। तो दो प्रकार की शैली आपको यहाँ पे देखने को मिली। पहला कौन सा, संवादात्मक शैली, और दूसरा वर्णात्मक शैली, ठीक है ना। यानी कि संवादात्मक शैली वहाँ पे जहाँ पे किसी से वार्तालाप होगी, बात हो रही होगी, वहाँ पे संवादात्मक शैली, ठीक है ना। जिन चीज़ों का, अलग अलग चीज़ों का अगर वहाँ पे वर्णन हो रहा होगा, बात हो रही होगी, वहाँ पे वर्णात्मक शैली। बात समझ में आ गई। ख नंबर देखिए, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और पंक्तियां दी गई हैं। जिनमें ये विशेषताएं दिखाई देती हैं, विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान करना है। आप कविता की पंक्तियों में से एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि एक से अधिक भी विशेषताएं हो सकती है। तो चलिए मिलाते हैं। किससे मिलाएंगे, कविता की विशेषता से कविता की पंक्ति से मिलाएंगे, ठीक। संवाद दिए गए हैं, यानी कि पहले को मिलाना है किससे, पहले किससे मिलाएंगे, पहले को हम मिलाते हैं तीसरे से। देखिएगा बैठ रहा है क्या, संवाद दिए गए हैं, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे, मुझको अपनी नानी कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। बेटा और माँ दोनों आपस में बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए संवाद का इस मिल जाएगा। दूसरा देखिए, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। दूसरे को किससे मिलाएंगे, दूसरे को दूसरे से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। तीसरा, कुछ शब्द दो बार और साथ साथ आए हैं। कुछ शब्द दो बार आए हैं और साथ साथ आए हैं, किससे, छठवें नंबर पर देखिए। तीसरे को छठवें से मिलाइए, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। चौथा देखिए, चौथे का हो जाएगा आपका पांचवा, चौथे का पांचवा,
चौथे का पांचवा, कोमल कठिन कहानी। ठीक है। पांचवा का देखिए, प्रकृति का वर्णन किसमें हुआ है? छठे नंबर में हुआ है। ठीक है ना। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। छठे का छठा। ठीक है ना। सातवां, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। सातवें का बताना है। सातवें का विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप किसी भी क्लास में हों, वहाँ पे विराम चिन्ह आपको पढ़ना है। विराम चिन्ह आप अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ेंगे और हिंदी भाषा में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। माँ कह एक कहानी, इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। एक विराम चिन्ह यहाँ पे है, एक विराम चिन्ह यहाँ पर, एक विराम चिन्ह यहाँ पर, एक विराम चिन्ह यहाँ पर और एक विराम चिन्ह यहाँ पे, यानी कि 4 विराम चिन्ह आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो जो इस डिजाइन का विराम चिन्ह बना हुआ है, इस डिजाइन का, इसको कहते हैं हम लोग अल्प विराम। ठीक है ना। क्या कहेंगे? अल्प विराम। और जहाँ पे ऐसा चिन्ह दिखाई दे, पूर्ण विराम। ठीक है ना। और जहाँ पे ऐसा चिन्ह दिखाई देगा, वहाँ पे उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना है कि। ठीक है ना। आगे देखिए कि क्या आगे क्या लग गया है? डैश लग गया है। क्या लग गया है? डैश डैश। ठीक है ना। कविता पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है? तो जहाँ पे थोड़ा रुकना है वहाँ पे अल्प विराम। ठीक है ना। और कहाँ अधिक रुकना है, जहाँ अधिक रुकना है वहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे। कौन सी पंक्ति में किसने कही, पुत्र ने कहा या फिर माँ ने कहा, वहाँ पे उद्धरण चिन्ह आ जाएगा। ठीक है ना। डबल इन्वर्टेड कामा अंग्रेजी में कहेंगे इसको। कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है ना। तो इन चिन्हों का आप लोग ध्यान रखिए, आगे आपको कविता मिलेगी उसमें इसका प्रयोग करना है। ठीक है ना। देखिए, नीचे कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, इसमें उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है ना। इस कविता में विराम चिन्ह लगाना है। लगाइए जरा। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। यहाँ से यहाँ तक एक कविता है, यहाँ से यहाँ तक एक कविता है। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राहुल, तुम निर्णय कर इसका, माँ का कथन है तो भैया उद्धरण चिन्ह, राहुल के बाद कमा लगा देंगे। ठीक है ना। तुम निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, किसका प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। कह दे निर्भय, निर्भय पे एक कामा लग जाएगा। ठीक है ना। जय हो जिसका, वहाँ पे कामा हो जाएगा। सुन लो तेरी बानी, बानी पे हो जाएगा खड़ी पाई। ठीक है ना। आगे देखिए दूसरी कविता में, कोई निरपराध को मारे, कोई निरपराध को मारे। और यहाँ पे जैसे कविता खत्म हो रहा है तो यहाँ पे उद्धरण डबल नोटेड कामा में इसको बंद कर देंगे। ठीक है ना। अगला कविता देखिए, कोई निरपराध को मारे। ठीक है। इस पे भी
उदाहरण चिन्ह, कोई निरपराध को मारे, कामा, तो क्यों अन्य उसे न उबारे, क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह, रक्षक पर भक्षक को वारे, खड़ी पाई, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, ठीक है ना। तूने गुनी कहानी, तो यहाँ पे हम लोग खड़ी पाई लगाएंगे और खड़ी पाई और ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे उदाहरण चिन्ह से, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम लोग पहेली को समझेंगे। नीचे कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, इनको उत्तर आपको कविता से मिल जाएंगी, पहेलियों को बस बूझना है, ठीक है ना। दो पहेली को मैं बता दूंगा, तीसरी पहेली को आपको कमेंट में लिख के भेजना है, ठीक है ना। पहेली को पढ़िए। पहली पहेली, नानी की बेटी है कौन। नानी की बेटी कौन है, तो नानी की बेटी आप कहेंगे, नानी की बेटी या फिर माँ होगी या फिर मौसी होगी। क्यों, दो ही होंगे। मामा की बहना है कौन, माँ भी बहना हो जाएगी, मौसी भी हो जाएगी। भार्या है पिता की कौन, अब भार्या तो सिर्फ माँ ही होगी। भाभी है चाचा की कौन, माँ, ठीक है ना। तो पहली पहेली का आंसर क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पैर फैलाकर करता सैर, दो है जिसके पर और पैर, पैर मतलब पर मतलब होता है पंख, ठीक है। अब पैर मतलब होता है टांग, है कि नहीं, ठीक है ना। दो पैर हैं, दो पंख है उसके और दो टांग है, क्या हो जाएगा, खग हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, ठीक है। तीसरी पहेली बूझो तो जाने, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बस्ती गाती, हवा हवा में घुल मिल जाए, कौन है जो यह नाम बताए। कौन है वह शेर वह शेरनी, जो उसका नाम बताएगा, जो पहले बताएगा कमेंट में उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम रहेगा चॉकलेट। चॉकलेट खानी है तो कमेंट में लिख भेजिए, ठीक है ना, इस पहेली का जवाब, ठीक है ना बाबू। कुछ काम की बात का ध्यान दीजिएगा। यह क्लास और यह पाठ यहीं पे होती है समाप्त, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पर इस क्लास में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 इन 5 क्लास का हिंदी विषय का पूरा पाठ्य सामग्री, ठीक है ना, यानी एनसीईआरटी 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 बुक का पूरा निचोड़ कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इस चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका सेशन प्रारंभ हो गया है, ठीक है ना। विद्यालय में पढ़ाई चालू हो गया है, आप लोग क्लास करने जाइए, ठीक है ना। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं हमको कमेंट में लिख के प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जिस पे आपको क्लास लेनी है वह टॉपिक लिख के भेज दीजिएगा कमेंट में, हम उस पर क्लास ले लेंगे। और कुछ भी आपको समझ में और नहीं आता है तो आप कक्षा 4 से पूछ सकते हैं, जो आपको विषय जो पढ़ाते हैं हिंदी विषय उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि कहीं से भी आपको जानकारी लेना है, इसलिए आपको पूछते रहना है। हमसे भी पूछिए, जिससे जो जो सर आपको पढ़ाते हैं, जो शिक्षक आपसे पढ़ाते हैं उनसे भी पूछिए, ठीक है। देखिए, जो पूछेगा वही जानेगा, जो पूछेगा वही जानेगा, इसलिए पूछना सीखिए, सवाल करना सीखिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।